नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं 30 कदम की सीरीज में। और आज का हमारा जो 23वां टॉपिक है उसका नाम है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति व आर्थिक शोषण। यानी कि भारत में ब्रिटिशों ने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई थी और उसके तहत जो भारत का शोषण हुआ, उसके इर्द गिर्द जो सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और आशा है कि ये सेशन भी आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पहला सवाल क्या है, पढ़िए ध्यान से। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, किसान, सरकार, जमींदार और साहूकार के तिहरे बोझ के तहत परम पीड़ित बन चुका था। द पीजेंट टर्न आउट टू बी द अनलिमिटेड सफर्स अंडर द ट्रिपल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, जमींदार एंड मनी लेंडर्स। ठीक है, देखो भारत में कृषि को लेकर के पहले से बहुत ही समस्या थी। ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कम था और जो इन्वेस्टमेंट होता था, है ना, या जो किसान लगा पाता था अपने हिसाब से, वो उधार लेकर लगाता था। और ऊपर से इनके तिहरे बोझ का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जमींदार, ठीक है, जो सरकार थी वो अपनी खुद की जो पॉलिसीज लाई थी, है ना, आपको अलग अलग जो व्यवस्थाएं पता है ना, इजारेदारी जो कि ठेकेदारी थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थाई, ये सारे वैसे ही किसानों के फेवर में थे नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि परम पीड़ित बन चुका था। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अकाल के समय उनकी कठिनाई और अधिक बढ़ जाती थी। ये भी स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि अकाल वो समय होता है जहां पर एक किसान को आर्थिक मदद की उम्मीद होती है सरकार से, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसानों की किसी प्रकार से कोई भी हेल्प नहीं करती थी। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करती थी, बाद में थोड़ा बहुत करी भी, लेकिन शुरुआत में तो बहुत ज्यादा इसकी स्थिति खराब थी। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट भी सही लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 और 2, ठीक है, कौन सा सही है पूछा है तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। पहला, इस व्यवस्था से लंबे समय में जमींदारों को अधिक फायदा हुआ। दिस सिस्टम बेनिफिटेड द लैंडलॉर्डर्स मोर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जब जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी 1792 के आसपास, तो उस समय पर ये सरकार ने अपने हित के लिए लागू करी थी, लेकिन वहां पर जमींदारों को अल्टीमेट राइट्स दिया गया था। ठीक है, बहुत हद तक राइट दिया गया था और वो लंबे समय तक जारी रहा, तो इसीलिए इससे इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, तो लंबे समय तक, और इवन आप ये देखोगे कि आजादी के समय तक भी और उसके बाद भी जमींदार बने रहे थे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला। दूसरा, जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों को जमीन विरासत में नहीं मिल पाई। अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट सही है कि या ये विरासत में नहीं मिल पाई? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमींदारों की पूरी विरासत जो पूरी की पूरी उनकी हेरिडिटरी तरीके से उनको मिलता रहा, यानी कि पिता जमींदार था तो उसको, है ना, वंशानुगत तरीके से मिलता रहा। हालांकि ये जमींदारी का पद जो है वो ट्रांसफरेबल भी था अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन उनको मिला था। ठीक है, तो जमींदारों को जमीन की मालिकाना हक दिया गया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों को जमीन विरासत में नहीं मिल पाई। ये स्टेटमेंट तो गलत है, मिली थी। ठीक है, तीसरा, यह सनसेट कानून द्वारा शासित था। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये सनसेट लॉ क्या है? इट वॉज गवर्न बाय द सनसेट लॉ। 1792-3 के आसपास जब ये जमींदारी सिस्टम लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है, बाय कॉर्नवालिस, तो उस समय पर आप देखोगे कि एक साल बाद ही, मतलब 1794 में एक नया रूल जोड़ा गया कि अगर आप इसमें वो जो परमानेंट अमाउंट है आपको किराए का, अगर वो नहीं देते हैं
पर्टिकुलर डेट जिस दिन डिसाइडेड है उसके शाम तक यानी कि सनसेट तक तो आपकी जमीन अगले दिन किसी और को दे दी जाएगी, किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर 1 और 3, सी ऑप्शन सही है, केवल 1 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझ करके बनाना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद भारतीय बाजार में सस्ते और मशीन निर्मित आयात को कम किया गया, जिससे चीन के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत यह प्रावधान तो था कि कंपनी का भारत में व्यापार करने का जो मोनोपोली है, एकाधिकार, उसको समाप्त किया गया था। लेकिन चीन के साथ जो चाय और अफीम वगैरह की जो खेती थी या उसके ट्रेड थे उस पर उसका एकाधिकार बना रहा था। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकाधिकार ये 33 के बाद खत्म हुआ। इसके बाद दूसरी ओर ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसना अधिक कठिन लगा। तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि ब्रिटिश माल जो है भारत के बाजार में ना घुस पाए, जबकि उनको तो और आसानी से इसमें घुसने का या भारत में एंटर करने का मौका मिला था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ओर ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में घुसना अधिक कठिन लगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इनमें से कौन से सही है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, पढ़ते ध्यान से। कैप्टन हॉकिंस को शाही अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। तो क्या कैप्टन हॉकिंस वो व्यक्ति था? जी बिल्कुल, इसे भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को लगभग ये 1608 के आसपास भारत आया था। ठीक है, हाँ, इसके बाद अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री वर्ष 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दक्षिण भारत की उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहां पर थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन से कथन सही है पूछा है, तो 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट, अब यहां पे 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। ठीक है, द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी लीड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो क्या भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ था? बिल्कुल। यहाँ पर जो परंपरागत कृषि थी उसकी स्वरूप को चेंज किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो कमर्शलाइज्ड गुड्स थे उसे ज्यादातर है ना उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, जैसे नील की खेती है, कपास की खेती है। ठीक है, कच्चा मटेरियल जिससे बनता था उन सब की खेती है। तो यहाँ पर ये चीज तो हुई थी। ठीक, पहला। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में अर्थ के निर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के निर्गमन का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी बोलते हैं जिसको, वो गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं थी। ठीक है, वो दादा भाई नौरोजी की बुक से आई थी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी की थ्योरी थी। ठीक है, एक बुक आई थी बड़ी फेमस, उस बुक का आपको नाम कमेंट में बताना है कि उस बुक का नाम क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा एक मिनट, सॉरी अभी तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है ना, और दूसरा गलत है। इसके बाद वेल्बी आयोग की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए की गई थी। द वेल्बी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द ड्रेन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए 1885 में 1885 में
जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो वहां पर जो पहला सेशन चलता है कांग्रेस, पहला सेशन का मतलब पहला जो एरा है, दौर है, वो 85 से लेकर के 1905 तक का चलता है। और उस दौरान जो है वो ब्रिटिश कांग्रेस में अधिकतर उदारवादियों का या जो लिबरल्स थे उनका राज था, है ना। और उनकी पॉलिसीज ये थी कि भारत में जो शोषण हो रहा है उसको किसी तरीके से संवैधानिक गतिविधियों द्वारा कम किया जाए, उसकी जांच की जाए। यानी कि ब्रिटिशों ने जो शोषण किया है उसकी जांच खुद ब्रिटिश करवाएं, ऐसा उनका ये था। तो लगभग 1897 के आसपास ये वेल्बी कमीशन गठित किया गया था। क्यों किया था? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उससे किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ठीक, तो इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो केवल 1 और 3 कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर? 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में औद्योगिकरण के लिए ब्रिटिश शासकों की नीति क्या थी? अब औद्योगिकरण के लिए भारत में उनकी जो बेसिक पॉलिसी थी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या वो चाहते थे भारत से। तो एक उद्योग लगाने के लिए या एक उद्योगपति को किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है? पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है बाजार, दूसरा है मैन पावर या स्किल्ड मैन पावर, और एक है उसको खपाने के लिए बाजार। तो ब्रिटिशों के पास इसमें से क्या नहीं था? तो उनके पास नहीं था रॉ मटेरियल, ठीक है, उनके पास मैन पावर, स्किल्ड थे, अनस्किल्ड नहीं थे, मतलब ज्यादा संख्या में जो मजदूर चाहिए थे, खास करके मैं यहां पर मजदूर शब्द यूज करूंगा, मजदूर, तो इनकी संख्या कम थी। और ये क्या है? बाजार, मार्केट, ये उनके पास बड़ा नहीं था, क्योंकि जनसंख्या, मार्केट मतलब जनसंख्या, ठीक है, तो ये उनके पास नहीं था। तो 2 चीजों के लिए डिपेंडेंट थे मेनली वो भारतीयों पर, एक रॉ मटेरियल के लिए, दूसरा मार्केट के लिए और सस्ते लेबर्स के लिए, और ये उनके लिए तीनों ही भारत में था। तो वो यहां से आयात करना चाहते थे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कच्चे माल, और यहां पे खपाना चाहते थे अपने क्या जो फाइनल गुड्स है, ठीक है, वो। तो इनमें से जो स्टेटमेंट होगा वो हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं। ब्रिटिश शासक भारत को ब्रिटेन की प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक और ब्रिटेन से तैयार माल का आयातक बनाना चाहते थे। डी ऑप्शन इसमें पढ़िएगा ध्यान से। द ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स टू ब्रिटेन। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान से पढ़ पाएंगे आसानी से। एन इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो यहां पर क्या आंसर? डी इसमें सही होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, चारों आपको घुमाएगा, ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज समझिए, उसके बाद आंसर लगा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर 4 अलग अलग अधिकारियों के नाम है और इधर उनके कार्य हैं, तो आपको जोड़ी बनाना है, तीन में से कौन से स्टेटमेंट या कौन सा जो नीचे कूट में वो सही है। ठीक है, तो यहां पर हेस्टिंग है, टॉमस मुनरो है, कॉर्नवालिस है, हॉल्ट मैकेंजी है। तो पहला है हेस्टिंग्स ने क्या किया था? इनकी पॉलिसी थी रिंग फेंस, घेरे की पॉलिसी थी, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। टॉमस मुनरो, तो 2 अधिकारी थे, हेक्टर और मुनरो, ये किसके लिए जाने जाते थे? ये थे महल रैयतवाड़ी के लिए, ठीक है। तीसरा कॉर्नवालिस, ये था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और हॉल्ट मैकेंजी था किसके लिए? स्थायी बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट जो है, सॉरी, यहां पे जो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले का है 4, है ना, ए का है 4, इसमें कहीं पे ए का 4 है, ये फर्स्ट में ही दिख रहा है। बी का 3 है क्या? जी, बी का 3, सी का 2, सी वाले ऑप्शन का, सॉरी यहां पर वापस से लिखा गया सी, और ये डी होगा, ठीक है। सी का है 2, ओके, और डी का है 1, ठीक। तो हमारे लिए जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें सारे नहीं भी आते हैं, 1-2 भी आते हैं, तो भी अगर मान लीजिए इस ऑप्शन के हिसाब से तो अगर आपको 1 भी आता था तो वो भी बन जाता है ना। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। पहला, सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, प्रोसीजर है ये, ठीक है, को 1860 में लागू किया गया था, और आपराधिक प्रक्रिया की संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1862 में लागू, 1860 में। यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, इसका डेट क्या है, ये 62 में आया था, 1862 में, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये आया था 1861 में, ठीक है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें से एक और दोनों, ना ही एक ना दो, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये दोनों संहिता जो है, ठीक है, आरपीसी और आईपीसी, ठीक है, सॉरी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, सीसीपी बोलते हैं इसको, सीसीपी, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो कौन से गवर्नर जनरल के समय पर आया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टेटमेंट है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासकों के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो रैयतवाड़ी में अभी हमने जोड़ी मिलाओ में भी इनका नाम आया था, ठीक है, कॉर्नवालिस थे कि नहीं, ये तो स्थायी बंदोबस्त वाले थे, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है, तो दोनों थे, रीड एंड मुनरो, रैयतवाड़ी से, ठीक। तो यहां पर 2 और 3 दोनों सही हैं, तो केवल 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, ये कभी कभी नाम थोड़े उटपुटांग दे देगा आपको, तो आप उससे डरिएगा मत, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़कर अगर कहीं क्वेश्चन समझ नहीं आता तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लिया करिए, ताकि आपको ना थोड़ा डाउट कम हो, है ना। क्योंकि हमारा आजकल ये हो गया है कि थोड़ा जो क्वेश्चन होता है उसके मेन टर्म को ही बड़ा अजीब तरीके से वो घुमा के देता है, तो वही टर्म समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ा ना दोनों लैंग्वेज में पढ़ लिया करो अगर नहीं क्वेश्चन समझ आता है तो, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त या चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए थे, इसका कारण क्या था? अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम द लैंडलॉर्ड्स वर एक्सपेक्टेड टू इशू leases to the farmer. Many landholders did not issue leases. The reason for this was, तो इसके पीछे मेन कारण क्या था? देखो, उन्हें जितने भी जमींदार थे उनको लैंडलॉर्डशिप दिया गया था, यानी कि उनको पूरे जमीन का मालिकाना हक दिया गया था, पर्टिकुलर रेंट और जो फसल या फिर उत्पादन की एक वो है भुगतान, उसके आधार पर दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा उनको बहुत सारे अधिकार भी दिए गए थे और उनको किसानों को पट्टे बांटने थे कि जिस कौन से किसान कहां कहां पर जो है वो करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ जमींदार नहीं बांटते थे। इसका कारण पूछा है, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का इन पर डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं था, वो अपने जगह पर टोटली क्या थे, इंडिपेंडेंट रूल करते थे, इसीलिए इन पर कोई ज्यादा तामझाम नहीं था, इनको सिर्फ पैसे से मतलब था। तो अगर टाइम में पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास जमींदारों के माध्यम से, तो कोई यहाँ पर उन पर सवाल नहीं उठाएगा, अदरवाइज वो चीजें देखी जाएगी कि आपने काम सही किया या नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास बिल्कुल नहीं था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। और खेतीहारों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। उनको तो जबकि उनके मालिकाना हक ही छीन लिया गया था उनके किसानों के। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर रहेंगे क्योंकि फैक्चुअल चीजें बहुत कम आती है यहाँ से, ठीक है, और फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम बनते भी है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस
निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइजर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस अपोज द प्रपोजल ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट? तो ध्यान रखिएगा, जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया जा रहा था कॉर्नवालिस के द्वारा, तो उसने जो है एक छोटी सी कमेटी बनाई थी अपने सलाहकारों को लेकर के कि आपको इसके बारे में विचार देना है। तो उसमें दो लोग शामिल थे, एक तो था जेम्स ग्रांट और दूसरा था सर जॉन शोर। और इनके अनुशंसा के बाद ही ये कमेटी ने ये स्थायी बंदोबस्त लाया था। लेकिन इसमें से जो जेम्स ग्रांट थे, उन्होंने इसका पूरा समर्थन नहीं किया था। हालांकि पूरा विरोध किया था ऐसा नहीं है, लेकिन इसका समर्थन नहीं किया था। बोले कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। तो जॉन शोर समर्थक थे और ये विरोधी आप मान सकते हो। तो इसका विरोध किसने किया था, तो किसने अपोज किया था? तो ए जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर क्या है? जेम्स ग्रांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 12वां। क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गृह प्रभार, मतलब ये बर्डन है जो भारत के ऊपर था, का गठन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स होम चार्जेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? ठीक है, यहां पर जो ऐसे भार की बात कर रहा है जो भारतीयों के ऊपर बोझ की तरह था, वो कौन सा है, इसमें से पूछ रहा है। तो पहला है यूरोपियन अधिकारियों, यूरोपियन व्यापारियों और बागान मालिक के वेतन इंग्लैंड भेजे गए थे क्या? तो जी हाँ, तो जो यूरोपियन अधिकारी थे जितने भी भारत में आए थे, उन सबके जाते थे वहां पर। द सैलरीज ऑफ यूरोपियन ऑफिशियल्स, यूरोपियन ट्रेडर्स एंड प्लांटनर्स, है ना, रिमेंटिस टू इंग्लैंड। तो ये सारे पैसे बाहर से बाहर जा रहे थे, तो ये तो बोझ था ही। दूसरा, सिविल और सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वालों का पेंशन। ठीक है, तो क्या उनको पेंशन भी मिलता था? तो जी हाँ, यहां से जो रिटायर्ड होते थे भारत में सेवा देने के बाद, उनको पेंशन भी भारत के उससे फंड से दिया जाता था। और लंदन में ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों का वेतन, तो मंत्रियों का वेतन यहां से तो नहीं जाता था। हालांकि आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पे पूछता कि भारत मंत्री का क्या जाता था यहां से पैसा, तो हाँ वो जाता था, लेकिन पूरे का नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली उनका जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी एक और दो सही है। तो यहाँ पर दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है आपको, तो ओनली 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम है, उसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट है, उसके बारे में आपको सोचना है कि क्या सही है। पहला, यह रिकार्डो के किराए के सिद्धांत से प्रभावित था और यह बिचौलियों के रूप में स्थायी अभिजात वर्ग के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिकार्डोस थ्योरी ऑफ रेंट and it was able to completely eliminate the use of local elites as intermediators। अब देखिए, जो रिकार्डो का सिद्धांत है, डेविड रिकार्डो करके एक हुए थे, डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, और 1817 के आसपास इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिकार्डो के किराए के सिद्धांत। ठीक है, रिकार्डोस थ्योरी ऑफ रेंट, मतलब इसमें यह था कि किसी जमीन का रेंट कितना होना चाहिए, या उसका जो वैल्यू है, ठीक है, कैसे डिसाइड होनी चाहिए, या किसी जमीन का रिकॉर्ड, अगर किसी जमीन का उपजाऊपन ज्यादा है और जब वो कम हो रहा है उसका उपजाऊपन, तो उसमें कैसे फ्लक्चुएशन आना चाहिए, इस सब को लेकर के उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो इसी को लेकर के पूछा जा रहा है कि रिकॉर्ड को कि किराए के सिद्धांत से प्रभावित था, तो जी हाँ बिल्कुल प्रभावित था। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा सिस्टम, रैयतवाड़ी। 3 सिस्टम है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और मेनली आपका जमींदारी। तो रैयतवाड़ी किसके साथ होता था? सीधे तौर पर ये किसानों के साथ, रैयतों के साथ, तो किसानों के साथ होता था डायरेक्टली। तो यहां पर जिस किसान की जमीनें है ना ज्यादा उपजाऊ है, उस हिसाब से उनके रेंट डिसाइड होते थे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डों के किराए के सिद्धांत पर डिपेंड था, ये सही है। यह बिचौलियों के रूप में स्थानीय अभिजात वर्ग के उपयोग की पूरी तरह से, ये स्टेटमेंट हालांकि करेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आंशिक रूप से आप इसको कहोगे, जैसे जो बिचौली थे, बिचौली का मतलब आप समझ गए, एक मीडिएटर जो होते हैं, यानी कि एक
सरकार, पीजेंट या किसान, और बीच में उसके जैसे जमींदार क्या थे, बिचौलिए थे, है ना। तो यहां पर क्या ये सक्षम था? तो यहां पर वो सक्षम होने की बात ही नहीं आती, क्योंकि वहां पे तो बिचौलिए थे ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो रैयत से, है ना, जब उनके यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी, तो उनके ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। और इनका जो टैक्स रेट होता था वो 60% तक होता था। तो ये बेसिकली, है ना, इस संदर्भ में इस कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक सही है, ठीक है। तो आंसर क्या लेंगे? केवल एक सही है, ठीक। चलिए 14वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। यहाँ पर एक तरफ सारे कुछ स्टेटमेंट है, एक तरफ जो है प्रणालियों के नाम है। तो क्या क्या है देखिए, पढ़िए ध्यान से। पहला है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ठीक है, लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लॉर्ड। बी मालगुजारों के अंतर्गत, ठीक है। सी उप काश्तकारों का अनुबंध और ग्राम्य स्तर पर की गई। देखिए तो यहां पर बेसिकली वो टर्म्स बताए गए हैं जो अलग अलग सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं, आपको उसी को जोड़ी मिलाना है। बड़े सामंतों की जमीन, अब यहाँ पे बड़े सामंत होते कहां थे? तो उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो वो थी जमींदारी। तो चौथी थी जमींदारी, आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर माल गुजारों के अंतर्गत, एक सेकंड, यहां पे जागीरदारी प्रणाली है, ठीक है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, ठीक है, और जमींदारी प्रणाली, भू राजस्व बंदोबस्त। एक सेकंड मिला के देखते हैं, अगर नहीं जमता है तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो देखते हैं। ग्राम स्तर पर कौन सा था? तो ग्राम स्तर पर तो आपको पता ही है महालवाड़ी होगा, है ना। हाँ, ग्राम स्तर पर था महालवाड़ी, क्योंकि महालवाड़ी सिस्टम में क्या था, ग्रामों के स्तर पर कोई अगर मुखिया होता था या एक महल, उसको ग्राम बोलते थे, तो उसके आधार पर होता था। तो यहां पर ग्राम स्तर पर की गई तो महालवाड़ी था, ये ठीक है। उप काश्तकारों से अनुबंध, यानी कि जो टेनेंट थे, या तो इसका हो जाएगा, ठीक है, काश्तकारों से अनुबंध में कि सीधे यहां पर रैयतों से होता था ना इसका, तो ये वाला इसका जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बड़े सामंत और बचे कौन? मालगुजार। तो मालगुजारों के लिए आना चाहिए, अगर हम जोड़ दें इसको, बड़े सामंतों को आवंटित की गई भूमि, ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसमें सही आना चाहिए। एक बार जोड़ के देख लेते हैं। और मालगुजारों के अंतर्गत ये बी का चौथा वाला, अगर स्टेटमेंट में सही बैठेगा तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है दोनों वाला, है ना। तो यहां पर पहला है ए का, हमारा ए के लिए एक है, ठीक है। बी के लिए है चौथा, बी के लिए चौथा बी वाले में है, ठीक है। सी के लिए है दूसरा, सी के लिए है दूसरा, और डी के लिए है 3। हाँ ठीक है, हमारे लिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट बैठेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि आपको ऑप्शन को देख करके बनाना पड़ता है ना। तो यहां पर आपके लिए बी ऑप्शन सही होगा, ए का है पहला आ जाएगा, सही है। मालगुजारों वाला आंसर है ये जमींदारों प्रणाली वाला, ठीक है। उप काश्तकार तो रैयतवाड़ी, और ग्राम्य स्तर पर महालवाड़ी, ठीक है। तो 2-3 ऐसे मिला के देख लिया कीजिए, वो अपने आप से थोड़े बनने लग जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप ले सकते हैं बी, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर जमींदारी प्रथा के अनुरूप, ठीक है। तो कॉर्नवालिस के जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त वही है के अनुरूप आपको याद करना है, ठीक है। पहला, जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। तो आपको पहला ध्यान रखना, द गवर्नमेंट शेयर इन द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द लैंडलॉर्ड्स वाज फिक्स्ड एट 70%। तो क्या है 70% था, ठीक है। देखो परसेंटेज के हिसाब से तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये था लगभग 10/11 भाग, ठीक है। और अगर आप इसको परसेंट में निकालोगे तो इंटू 100 कर दीजिए, तो अगर मान लीजिए ये हो गया एक और, तो उल्टा हो रहा है शायद। अगर परसेंट में निकाले तो मेरे हिसाब से
लगभग 90% के आसपास जाएगा, ठीक है, अभी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लगभग 90% के आसपास जाएगा ये। तो यहाँ पर 90% से ऊपर ही जाना चाहिए, 70% से तो ऊपर ही, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जाए तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इफ एनी जमींदार कुड नॉट डिपॉजिट द गवर्नमेंट शेयर ऑन द ड्यू डेट हिज लैंड वाज ऑक्शन्ड, यानी कि ये बता रहा है कौन सा, लॉ ऑफ सनसेट के बारे में। तो ये भी स्टेटमेंट सॉरी ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला। तो इसमें से कौन से सही है, तो केवल 2 सही ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो स्टेटमेंट में केवल 2 आपका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहां पर लगभग 80-90% से ऊपर ही गवर्नमेंट का पार्ट था, ठीक है, 10/11% था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16वां, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में विदेशी पूंजी की भीड़ क्यों थी, मतलब भारत में जो विदेशी पैसा क्यों आ रहा था ज्यादा, ये पूछा जा रहा है। पहला, उच्च लाभ की संभावनाएं, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है, सही है, भारत में उस समय पर उच्च लाभ की संभावना तो थी। सस्ता और आसानी से उपलब्ध कच्चा माल, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही आएगा। सभी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन की इच्छा, तो प्रशासन ने भी उनको, है ना, बहुत सारे प्रिविलेज दिए थे, जो भी भारत से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, ठीक है, जिसको हम आज के डेट में एफडीआई कहते हैं वो, ठीक है। तो ये, और भारत में तैयार बाजार, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, भारत में बहुत बड़ा बाजार तैयार हो चुका था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चारों ही ऑप्शन सही है, तो उन सभी को, ठीक है। तो क्यों लगी थी भीड़, तो इन सभी के कारण भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, ठीक है। चलिए, उस समय पर रेलवे वगैरह का भी विकास हो रहा था, तो ये और एक अलग मुद्दा है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि का हस्तांतरण नई बंदोबस्त की एक विशेषता थी, जिससे उन सभी किसानों को बहुत असुरक्षा हुई जिन्होंने अपने सभी पारंपरिक अधिकारों को खो दिया था, ठीक है। एलिनेशन ऑफ लैंड वॉज फीचर ऑफ द न्यू सेटलमेंट, causing great insecurity to tenants who lost all their traditional rights। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, अगर सरल भाषा में समझे, कि भूमि के हस्तांतरण, यानी कि जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी, है ना, जमींदारी व्यवस्था 1793 वाली, उसमें जमीन के मालिकाना हक को किसानों से ट्रांसफर करके जमींदारों को दे दिया गया था। तो इससे उनके हक छीन लिए गए थे, जो भी पारंपरिक हक थे, और उनमें असुरक्षा बढ़ी थी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पहला। दूसरा, भूमि उत्पादकता में सुधार पर सरकार द्वारा बहुत ही कम खर्च किया गया था। वेरी लिटिल वॉज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ने बहुत ही कम, जैसे उस समय का जो दौर था, वो एक तो एग्रीकल्चर में या तो रिवॉल्यूशन आ सकता था या तो इंडस्ट्री में आ सकता था, दोनों साथ साथ नहीं हो सकती थी, ठीक है। इसके जगह पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ज़्यादा ध्यान दिया इंडस्ट्रीज पर और साथ साथ रेलवेज पर, ना कि कृषि पर। तो कृषि पर उतना ध्यान वो दिए नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर जमींदार बढ़ी हुई शक्तियों और अधिक धन कमाने के लालच में कृषि में सुधार के लिए निवेशित किया, ठीक है। जमींदार बढ़ी हुई शक्तियों और अधिक धन कमाने के लालच में कृषि में सुधार के लिए निवेश किया। तो ऐसा कोई निवेश करने का जमींदारों की तरफ से कोई एक्शन दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ लूट रहे थे, क्योंकि वो जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, ताकि वो ज्यादा ज्यादा ऊपर भेज सके, उनकी जमींदारी बनी रहे और उनका भी फायदा होता रहे। तो यहाँ पर कोई, ठीक है, निवेश नहीं किया गया था। तो इसमें से केवल एक और क्या बताना है, सही बताना है। तो 1 और 2 ही सही है, ऊपर वाले 1 और 2, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है, वुड का पौधा जो यूरोप में आसानी से उपलब्ध था, नील के विकल्प के रूप में कार्य करता था, ठीक है। वुड प्लांट विच वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप एक्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंडिगो। तो क्या स्टेटमेंट सही है जी। यूरोप में नील की कमी थी, जबकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और कपड़ों का मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस था, और उस दौरान
नील की बहुत ज्यादा नीड होती थी, जिसके लिए वो डिपेंडेंट थे किस पर, भारतीयों पर। और भारत से नील लेकर के जाना थोड़ा सा वो कॉस्टली हो रहा था, क्योंकि दूसरे देश तक पहुंचाना था उनको, है ना। और नील को लेकर के भारत में बहुत ज्यादा लोगों के मन में, ठीक है, उसको पैदावार के प्रति दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनको घाटा ज्यादा होता था, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर जो यूरोप में वुड का पौधा था, वो उनका एक सब्स्टिट्यूट बन सकता था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत से ब्रिटेन में नील का आयात तेजी से कम हो गया, ठीक है। इसमें से देखिए आपको क्या बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहां पे है उपयुक्त से कौन से कथन सत्य है बताना है, ठीक है। तो यहां पर पहला तो सत्य है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत से ब्रिटेन में नील का आयात तेजी से कम हो गया था, ठीक है। इंडिगो इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया डिक्रीज्ड रैपिडली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखिए 18th सेंचुरी के आखिरी आते आते भारत के बाहर यानी कि यूरोप, इटली वगैरह में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो ये है केमिकल का यूज़ और उससे बनाने वाले जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कमी तो आई थी, है ना। तो या अपन अभी इसको जो है वो सही मान के चल रहे हैं, फिर ऑप्शन से देखेंगे, है ना। फिर तीसरा, निजी प्रणाली के तहत नील का उत्पादन किया जाता था, जिस पर सीधे तौर पर बागान मालिकों का नियंत्रण होता था, ठीक है। निजी प्रणाली के तहत यानी कि नील का उत्पादन किया जाता था, जिस पर सीधे तौर पर बागान के मालिकों का नियंत्रण होता था। यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि देखिए बागान मालिकों के अंतर्गत ही जो है नील की खेती होती थी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग किसान शामिल होते थे। उस पर आप दो विद्रोह भी पढ़ चुके हो, शायद आपने पढ़ा होगा, 3 कठिया वाला, है ना, और गांधी जी वाला 1917, और उसके पहले जो है नील विद्रोह, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ऐतिहासिक तौर पर नील की खेती का श्रेय यूरोप को जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐतिहासिक तौर पर भारत में ही नील की खेती स्टार्ट हुई थी। तो हमें ऑप्शन में वैसे तो 1 2 3 तीनों ही सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4। तो आपको 2 ही आंसर लेना है, तो मेरे हिसाब से आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्योंकि बहुत अल्टीमेट तरीके से सही है और ये भी सही है, तो 1 और 3 हम आंसर इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट में आराम से इसको लिख सकते हैं, हम उस पर डिटेल में वहां पे चर्चा कर लेंगे, अगर आपको कोई, है ना, डाउट है या फिर कोई दिक्कत है तो। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर फिर से आपके स्टेटमेंट है, उसको आपको बताना है। पहला, स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों की स्थानीय न्याय को संचालित करने की शक्ति समाप्त हो गई थी, ठीक है। क्या इसमें भारत के जो जमींदार थे उनके पास न्यायिक शक्तियां थी जिसे समाप्त कर दी गई थी, तो जी हाँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, उनके पास न्याय करने का अधिकार नहीं था, समाप्त हो गई थी, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जोतदार स्थानीय व्यापार के साथ साथ साहूकारी पर भी नियंत्रण रखते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो, जोतदार का मतलब प्रॉपर उस गांव में जोतने वाला व्यक्ति या उस पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, और जमींदार जो उसके सबके ऊपर होता था। और गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर एक गांव के संदर्भ में पूछा जाए तो जोतदार जो है वो ज्यादा पावरफुल थे बनिस्बत जमींदार, क्योंकि जमींदार के अंदर बहुत सारे गांव आते थे, तो उसका सब गांव पर उतना कंट्रोल रहता नहीं था, वो ओवरऑल जोतदारों पर डिपेंडेंट था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो तीनों ही सत्य है, डी 1 2 and 3 थे, तीनों ही इसमें, ऑल 3 आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 20। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी, तो अमीनी कमीशन की नियुक्ति की गई थी किसके लिए, पहला है भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में, नहीं। भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना के लिए, नहीं। नए उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने और नीति तैयार करने के लिए, बिल्कुल नहीं। और भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। स्टेटमेंट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। टू कलेक्ट सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट वाला जो अमीनी कमीशन है इसके ही रिगार्डिंग है, आपको याद रखना है, ठीक है। अमीनी कमीशन का जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे, इसमें ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य, जिसमें से 2 ब्रिटिशर्स थे और 1 भारतीय था। उस भारतीय का नाम मैं आपको बता देता हूं,
उस भारतीय का नाम था गंगा गोविंद सिंह। क्या नाम था? गंगा गोविंद सिंह। अमीनी कमीशन में जो 3 सदस्य थे उसमें से एक कौन थे? गंगा गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1776 में आया था, एज ऑफ फैक्ट आप इसको याद रखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है? ठीक है, पहला, भारत के धन के बहिर्गमन के कारण कृषि क्षेत्र में भारी ठहराव और गिरावट आई। ठीक है, दूसरा, भूमि इंग्लिश में क्या दिया है? द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया लीड टू मैसिव स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो भारत के धन के बहिर्गमन के कारण कृषि क्षेत्र में भारी ठहराव और गिरावट आई थी, ये तो एक प्रकार से सही लग रहा है। भूमि स्वामित्व प्रणाली के कारण कृषि क्षेत्र में भारी ठहराव और गिरावट देखी गई। और तीसरा, हस्तशिल्प में गिरावट के कारण कृषि क्षेत्र में ठहराव। अच्छा, ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि भारत में जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है सबसे दयनीय किस तरीके से या किस लिए हुई थी। ठीक है, तो हस्तशिल्प में गिरावट के कारण कृषि क्षेत्र का कोई इसमें रिलेशन डायरेक्टली तो है नहीं। भूमि स्वामित्व प्रणाली के कारण कृषि क्षेत्र में भारी ठहराव और गिरावट देखी गई, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा करेक्ट लग रहा है। भारत के धन के बहिर्गमन के कारण कृषि क्षेत्र में भारी ठहराव और गिरावट देखी गई। मेन जो गिरावट है ना, वो भू स्वामित्व प्रणाली के कारण है। ठीक है, जो जमींदारी महालवाड़ी रैयतवाड़ी टाइप के सिस्टम थे, उन्होंने सिर्फ शोषण किया किसानों का और उनको मतलब जबरदस्ती अपने हिसाब से मोल्ड करने का प्रयास किया। उनको किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं दी गई, उनके खुद के मालिकाना हक छीने गए, उच्च जो वो था टैक्स रेट था, उन्हें तो किसानों को की कमरी तोड़ दी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का जो है आंसर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिख रहा है? भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ पारंपरिक आजीविका का नुकसान हुआ। ठीक है, देखिए इसमें से 2 स्टेटमेंट है, सही आपको बताना है। पहला क्या है? भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ पारंपरिक आजीविका को नुकसान हुआ और ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय कारीगर और हस्तशिल्प पहले से ही राजकुमारों और कुलीनों द्वारा संरक्षण के नुकसान के कारण शोषित महसूस कर रहे थे, जो अब नए पश्चिमी लिबास और मूल्यों के प्रभाव में थे। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला तो यह है कि भारत में जो औद्योगिकरण चल रहा था, ठीक है, उससे पश्चिमी देशों को या फिर बेसिकली अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, क्योंकि यहां से वो रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे। भारत के किसान, भारत के लोग सिर्फ उनके लिए कच्चा माल उत्पादक बन चुके थे, जिसकी कीमत भी बहुत ही निम्न दर्जे की होती थी। ठीक है, एक तो वो उनकी औद्योगिक नीति के लिए बहुत फायदेमंद हुआ, और दूसरा जो वहां से रॉ गुड्स बनकर के आ रहे थे उनकी डिमांड ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि वो तो सस्ते थे, दूसरा वो रिफाइंड थे, बहुत ज्यादा मशीनों से बने थे, इसलिए बहुत उसमें कमियां नहीं होती थी, इसलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा हो गई थी। और खासकर जो ऐसी वस्तुएं थी, जो लग्जरियस चीजें थी, वो तो विदेशों से ही आने लगी थी, तो इसलिए ये भी ठीक है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से सही है? तो दोनों, वे दोनों ही, मतलब दोनों ही, वे दोनों लिखा गया है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, तो 27 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, है ना। आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज करेक्ट? भारत में बताना है कि कौन सा ये इंडिया के ब्रिटिश शासन के दौरान सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान साक्षरता दर उच्च थी। ठीक, तो ये तो उच्च नहीं थी भैया, बहुत खराब थी, लगभग ये थी आपकी 12% के आसपास। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिशु मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी, ये स्टेटमेंट तो वैसे सही है। ठीक है, 218 के आसपास थी और 1000 शिशुओं में 218 के आसपास बच्चे मर जाते थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा दर उच्च थी, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि उस समय पर ये तो 32 से 35 के बीच था। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान महिला साक्षरता दर उच्च थी, ये तो और भी कम था, 7% के आसपास, 7% के आसपास। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी और ब्रिटिश शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा दर उच्च थी। तो अगर आपको सही उत्तर छांटना है तो इसमें से देखिए, ये तो
है ना, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर ही वाला सही आंसर आ जाएगा बी। तो यहाँ पर ऑप्शन में 23 में क्या है, बी। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान शिशु मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। 1000 बच्चों में से 218 बच्चे उस समय पर बच नहीं पाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। पहला, बिफोर द ब्रिटिश रूल द लाइवलीहुड ऑफ इंडियंस वाज मेनली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और भारत का बाजार समृद्ध था, ये भी सही है, ठीक है। भारत के हस्तशिल्प, धातुकर्म और वस्त्र उद्योग का बाजार पूरे विश्व में था, ठीक है। भारत की उस समय जीडीपी बहुत ही उच्च थी, मतलब आप मान के चलिए लगभग ये एकदम रिकॉर्डेड डेटा नहीं है, लेकिन लगभग 25% जो था वो वर्ल्ड ट्रेड जो होता था वो 25% हिस्सा उसमें भारत का था, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग की बात करता रहा हूँ, ठीक। तो ये सब चीज़ें सही हैं, तो उपरोक्त में से सारे के सारे इसमें सही थे। तो ब्रिटिश शासन से पहले की भारत की स्थिति इन सारे में सुटेबल थी, ठीक है। आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है, भारत के औद्योगिकरण की एक विशेषता कई शहरों की गिरावट और भारत के ग्रामीणीकरण की एक प्रक्रिया थी। दूसरा, परिणाम स्वरूप किसानों ने अपने उत्पादों को कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर हो गए और वो शहरों में चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि औद्योगिकरण की एक विशेषता का मतलब यह है कि उसका एक प्रभाव है ना, कई शहरों की गिरावट हुई और भारत के ग्रामीणीकरण की एक प्रक्रिया, यानी कि भारत में जो इंडस्ट्रियल्स डेवलप हो रहे थे, ठीक है, उसमें जो प्राचीन भारत के जो पुराने बड़े शहर थे जो अपने इंडस्ट्री के लिए फेमस थे, वो अब शहर के रूप में ना डेवलप होकर के ग्राम के रूप में डेवलप हो रहे थे। मतलब डेवलप क्या बोलना चाहिए उसको, ये विघटित हो रहे थे या उनका डिमोशन टाइप का हो रहा था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। और परिणाम स्वरूप किसानों ने अपने उत्पादों को कम कीमत में बेचना शुरू कर दिया और वो शहरों में चले गए, क्योंकि उनके जो मटेरियल्स थे उनका भाव वैसे ही कम हो चुका था और साथ ही साथ उनके लिए गांव में रह करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं थी, तो यहाँ पर शहरों में पलायन बढ़ा, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। इसमें से 25 में से दोनों स्टेटमेंट आपको सही लेने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राजा राममोहन राय ने बंगाल में और अधिक ओरिएंटल कॉलेज स्थापित करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया, बिल्कुल सही, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। राजा राममोहन राय ने ओरिएंटल मतलब जो इंग्लिश बेस्ड कॉलेज थे उसको ज़्यादा प्रमोट करने से मना किया था, या उसके लिए उन्होंने लगभग 1823 के आसपास, है ना, गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था इसके बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। वुड डिस्पैच ने स्थानीय भाषाओं के महत्व को नकारा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हंटर शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं के माध्यम में होनी चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और मैकाले के शिक्षा संबंधी ज्ञापन में संस्कृत के स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार का समर्थन किया गया था, स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। मैकाले ने पूरी जो शिक्षा प्रणाली थी वो इंग्लिश बेस्ड करने की वकालत करी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक जो है दूसरा वाला, वो डिस्पैच ने स्थानीय भाषाओं के महत्व को नकार दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हालांकि वो डिस्पैच ने दोनों बातें कही थी, इन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करने की बात कही थी, लेकिन जो स्थानीय भाषा है उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया था, उसमें प्राथमिक शिक्षा की बात उन्होंने करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो हमारे लिए पहला सत्य है, ठीक है, और ये वाला तीसरा वाला सत्य है, तो केवल 1 और 3 करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम पूछ रहा है। यह थॉमस मुनरो की उद्भावना या उसके दिमाग की उपज थी, जी हाँ, थॉमस और मुनरो रीड, ये तो आपको पता ही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, इट्स एम वाज टू रिड्यूस द मिडलमैन्स, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, नहीं सॉरी,
इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए थे, ये स्टेटमेंट सही है। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंट के हिस्सों में शुरू किया गया था। तो क्या रैयतवाड़ी यहां पर स्टार्ट किया था? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो स्टेटमेंट में यहां पर नीचे दिए गए मद्रास में तो स्टार्ट किया गया था, बंगाल में नहीं था ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा गलत है। तो आपके लिए यहां पर 1 और 3 ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन में केवल 1 है, 1 2 3 है और 2 4 है, ठीक है। तो 2 4 में तो 2 4 तो आएगा नहीं, ठीक है। चौथा तो गलत है, पहला सही है 1 2 3। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो हम 1 2 3 को ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 को ऑप्शन के हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 27 का आप ले सकते हैं 1 2 एंड 3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। अब वहां पे देखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार बोल रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में। पहला, जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जमींदारों को उस समय पर सिर्फ जो रेवेन्यू मामले थे वो देखने थे, लेकिन कोई न्यायिक शक्तियां नहीं दी गई थी, जो पहले थी वो छीन ली गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई कलकत्ता में 2 अपीलीय अदालतें स्थापित की गई, एक दीवानी यानी कि सदर दीवानी अदालत और एक फौजदारी सदर निजामत अदालत मामले के लिए, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। फौजदारी अदालत में एक भारतीय न्यायाधीश होता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। हर फौजदारी न्यायालय में एक भारतीय का होना बहुत जरूरी था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए सिविल मामले एक ही कानून के तहत रखे गए थे, ऐसा नहीं था। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो सिविल मामले होते थे उनके परंपरागत मामले, उसको या जैसे जो सक्सेशन राइट है, जमींदारी वाले जमींदारों से संबंधित मामले हैं, जमीन से संबंधित मामले हैं, इसके अलावा उनके घर से संबंधित मामले हैं, तो वो सारे के लिए एक तरफ मुसलमान कानून थे यानी कि जो शरीयत का या कुरान का कानून, एक तरफ जो थे भारत के जो सामान्य जो सांस्कृतिक जैसे मनु संहिता है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता पूर्व मृत्यु दर अधिक क्यों थी? ठीक है, क्यों थी? देखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं खराब थी, ठीक है, ये तो सही है। उस समय प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। साक्षरता दर 16% थी, ये गलत है, इसमें से कोई इसका रोल था नहीं, तो दोनों विकल्प ए और बी सही है, ठीक है। साक्षरता दर लगभग 12% के आसपास थी और कम थी, तो उसका भी कोई मृत्यु दर से कोई उत्तर वास्ता था नहीं, तो यहां पर ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सही क्रम में जमाना है आपको इनमें से चारों को। तो यहां पर बंगाल का विभाजन आपको पता है 1905 का है, सब्सिडरी अलायंस ये लगभग 1798 के आसपास का है, हड़प नीति लगभग 1800 है ना 48 ले सकते हैं, और स्थायी बंदोबस्त 1793 ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा ही डिजिट कौन सा है? 1793 है क्या? ये पहले आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद सेकंड डिजिट में 1798 है, ये सेकंड आ जाएगा। उसके बाद ये थर्ड आ जाएगा, उसके बाद ये फोर्थ, ठीक है। सॉरी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे पहला क्या आएगा? एक ही पहला है, तो दोनों में एक है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा वाला? दूसरे नंबर पर 3, तो ये 3, ये सही आंसर है। फिर 2, फिर 4। तो आपके लिए जो है जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसका जवाब है ए, 1 3 2 और 4, ठीक है। तो ये आपको अगर डेट याद रहेगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज आपके लिए जो सारे 30 क्वेश्चंस थे हमारे इस टॉपिक से। और ये जो आज के जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे, उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाले ही थे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही मेरे हिसाब से आना चाहिए और एकदम फैक्चुअल आने की संभावना यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें से क्वेश्चन डाले हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट किसी सेगमेंट में आप फंसते हैं तो आप कमेंट में आप उसको बता सकते हैं हमारे से, हम आपसे बात करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।